संस्कृति पर गर्व घणो है, भाषा पर अभिमान। संस्कृति पर गर्व घणो है, भाषा पर अभिमान। रंग रंगीलो, छैल छबीलो, प्यारो राजस्थान। तो बोलो अलबेलो राजस्थान, जय जय राजस्थान। कि मारू थारा देसरा कितरा करा बखान, मारू थारा देसरा कितरा करा बखान। अरे भूरा टीबा रेतरा बाजरिया रो खान, भूरा टीबा रेतरा बाजरिया रो खान। मनीषा जी बार आपने देखा तो हड़ोत्यो चाल रही है, खेता का मायने बाजरा मोट मूंग गुमारी बीज रहा है, आगे आगे नारा चाल रहा है, ट्रैक्टर चाल रहा है, ऊंट चाल रहा है और पाछे पाछे हड़को चोटियों पकड़ा किसान तेजो गाता बिया बीज बीज रहा है। ये हड़ौते का टाइम पर कि तो प्यारो वातावरण है, कि तो सुरंगो आबो है, कितनी सुरंगिया धरती है और आबाला टाइम पर यही बिरखा बरसती रही तो और हरियालो आपनो जो को राजस्थान जिका को नाम है अलबेलो राजस्थान विषय को विषय दिखवा भी लग जैसे। बिल्कुल। तो आपा जी आज के दिन की अगर चर्चा करा, आज यहाँ 20 जून है भाई जी, तो 20 जून पे कई विशेष है वह भी आप चर्चा करा, क्योंकि देखो अपनी संस्कृति जितनी विस्तृत है बिया आपनो हर दिन आप देश में अलग अलग तरीकों मना रहे हैं। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, एक ही दिन पे कई सारी चीजें घटित हो गए, तो कुछ अच्छी चीजें आप याद करा। तो आज कई विशेष है। आज एक तो आपने माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन है। तो आप सगला देशवासियों ने घनी घनी बधाई कि आपने राष्ट्रपति महोदय को जन्मदिन है। और साथ ही आज तारीखों का हिसाब से देखा मनीषा जी तो संत कबीर जी की भी आज जयंती है। बिया तो देखो जाए तो ज्येष्ठ की पूर्णिमा है भी के दिन मां को जन्म हुई, लेकिन तारीखों का हिसाब से 20 जून को मां को जन्म है। और भाई क्यों भी है कि आज की अपनी काया है, अपनो शरीर है, मन है, कई अंग व्या करे। और देखो जो तो पिंडे सो ब्रह्मंडे, अपना जो कोई पिंड के मान है वही ब्रह्मंड है। और भाई किया है कि मन मथुरा दिल द्वारिका, मन मथुरा दिल द्वारिका और काया काशी जान। मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान और 10वां द्वारा देहुरा जामे जोत पिछाण। ये काया का माया 10वां द्वार है, वो है अपनू ब्रह्मरंध्र। और भी ब्रह्मरंध्र तक पूछ वो भी कि ज्योति ने पिछाण वो आज योग को परम तत्व है। अगर आप ब्रह्मरंध्र तक पूछ गए, अपनी चेतना बठा तक पूछगी, मतलब आप योग के माने निष्णात होगो। और मनीषा जी बहुत बड़ी बात है कि आपने ये भारतीय जीवन में देखा तो 2 प्रकार का दर्शन है, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन का मायना आवे जैन है, बौद्ध है और चारवाक है। चारवाक तो अतिवादी है आस्तिक नास्तिकता के मायने, और वो तो कहवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अके जब तक जीवो ऋण करता रहो, घी पीता रहो। एक मायने देखना अपने जो एक आस्तिक जो दर्शन है जिसमें वेदांत है, वैशेषिक है, मीमांसा है और सांख्य योग है। सांख्य योग का जिसका जनक है अपने राजस्थान का कपिल मुनि है, जिसका बीकानेर के कोलाहित का मैंने आज भी को कपिल मुनि को आश्रम है, वहाँ को कपिलाहित झील है। और 20 सांख्य दर्शन ने जीता भी पतंजलि योग सूत्र को जन्म करियो। और आज पतंजलि को जो योग सूत्र पूरी दुनिया का मैं जानी जे, और आज भी कोई जानकारी ले रहा आपने। काल को जो आप योग दिवस मना रहे हैं वे पर पधारे हैं डॉक्टर अंचल उपल साहब, जिसका योग प्रशिक्षक है। डॉक्टर साहब आपको गणमान्य स्वागत है। धन्यवाद। और साथ ही पधारे आकाश जी वर्मा, जगह का विद्यार्थी भी है, चाइना का मैंने आपने योग का डंका बजाया और आज योग प्रदर्शक का रूप में आपने दूरदर्शन में पधारा। तो डॉक्टर साहब को और आकाश जी को गणमान्य स्वागत है। सर मनीषा जी कहीं पूछना चाहो आप भी समूह आजकल योग की अगर बात चाहा तो मतलब सगड़ा लोग है आज अपने स्वास्थ्य ने लेकर सजग तो है, मतलब कुछ ना कुछ कर रहा है कि भाई चाहे कोई जिम ही शुरू कर रहे है, कोई योग जा रहे है। तो योग की अपनी मान्यता देखो शुरू से ही है अपनी संस्कृति में। तो योग के बारे में आप जानकारी लेवांगा शुरुआत अगर आप जाना, क्योंकि देखो आजकल टाइम लोगों का कम रहे, वह कभी मैं 1 घंटा 2 घंटा अपने शरीर के लिए को नहीं निकाल सका। तो अगर कम समय में भी अगर कोई योग इसो है जो बहुत ज़्यादा फायदा अपने शरीर ने दे सके, तो स्वयं पहले आप वो योग जान लेवा कि कौन सो योग है और बिना करने से आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदो कम समय में ले सका। देखिए योग एक पूर्ण विद्या है जिससे हम ना केवल शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा विज्ञान उपस्थित नहीं है जो सारे स्तरों पे जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रूप में, एक हमारे जो पूर्ण व्यक्तित्व के रूप के अंदर जो योग है वो बहुत अच्छा कार्य करता है। तो आज हम जो एक अभ्यास देखिए, जो यदि आपने जैसे पूछा कि समय की कमी हो और पूर्ण अभ्यास कोई ऐसा यदि हम देखें तो उसमें आता है एक अभ्यास सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार देखिए एक ऐसा अभ्यास है जिसमें 12 आसन होते हैं और 12 अभ्यास श्वास के साथ किए जाते हैं। तो आप ये देखें कि हम श्वास को भी साथ लेते हैं,
हम शरीर को भी सांस लेते हैं, और सूर्य नमस्कार के अभ्यास के द्वारा हमारी ऊर्जा का स्तर इतना बढ़ जाता है कि हमारा जितनी भी नेगेटिविटी, जितनी भी हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार है वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो आप ये देखें कि ना केवल सूर्य नमस्कार केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, वो एक पूर्ण अभ्यास है जो हमारे एक पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। शरीर, मन और मस्तिष्क तीनों शुद्ध करे जी। तो एक ही अभ्यास से यदि हमें इतने पूर्ण लाभ मिल रहे हैं, और जैसा कि आपने बोला कि समय की कमी सबके पास है आज, तो ऐसा एक कैप्सूल के फॉर्म में सूर्य नमस्कार एक योग का ऐसा अभ्यास है जो 5 मिनट यदि हम केवल 5 से 10 राउंड रोजाना अभ्यास कर लें, तो आप ये देखें कि आप हर एक स्तर पे एक उच्च स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आकाश जी से मैं निवेदन करूंगा कि अभी हम सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है, किस प्रकार से सूर्य नमस्कार किया जाता है, एक बार हम उस अभ्यास को देखते हैं। और सूर्य नमस्कार की चर्चा भी काफी आजकल तो स्कूलों में भी कराया करे, और सब सार्वजनिक रूप से भी गांव में, डाणी में, कस्बा में इकट्ठा कर रही है। तो आपा देखा सूर्य नमस्कार को एकदम सही और सटीक तरीकों कौन सो है, क्योंकि ख्यातनाम जगह प्रशिक्षक है, आपने सामने प्रदर्शन कर रहा है। स्वागत है आकाश जी। देखिए, सूर्य नमस्कार जो अभ्यास किया जाता है उसके अंदर शुरुआत में आपके पैर के अंगूठे एड़ियाँ मिला के नमस्कार मुद्रा धारण करना है। उसके बाद इस एक चरण के अंदर टोटल 12 आसन का अभ्यास किया जाता है, और इन आसन को श्वास के साथ करना है। कहाँ पे श्वास लेना है, कहाँ पे श्वास छोड़ना है, कहाँ पे श्वास को सामान्य रखना है, उस विधि को भी आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो आपको प्रदर्शन किया जा रहा है सूर्य नमस्कार का, देखिए सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला चरण, एकम, धीमे धीमे दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और अपनी रीढ़ की हड्डी की लचकता अनुरूप पीछे की ओर इस प्रकार से आपको बेंड करना है। ये हुआ एकम। श्वास छोड़ते हुए द्वे, द्वे में क्या करेंगे, धीमे धीमे आगे की ओर इस प्रकार से दोनों हाथों को ले जाएंगे, घुटनों को सीधा रखेंगे और अपने ठुड्डी को जो है वो अपने छाती से लगाएंगे। ये हुआ द्वे का अभ्यास। त्रीनी में श्वास भरते हुए अपने सीधे पैर को पीछे की ओर लेके जाना है और अपने घुटने को जमीन पे इस प्रकार से रखेंगे और गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे, दोनों हथेलियां नीचे की ओर। चतवारी, श्वास छोड़ते हुए अपने उल्टे पैर को भी पीछे की ओर ले जाएंगे, इसे कहते हैं संतुलन आसन। देखिए इस प्रकार से संतुलन करना है आपको शरीर को, इसको कहते हैं संतुलन आसन। पंचह, शशांक आसन। शशांक आसन के लिए दोनों घुटनों को सबसे पहले हम जमीन पे इस प्रकार से रखेंगे और दोनों नितंब अपने दोनों कूल्हों के जोड़ों को अपने एड़ियों के ऊपर रख देंगे और अपने माथे को जमीन पे इस प्रकार से रखेंगे और श्वास सामान्य रहेगी। यहाँ पे आके ये विश्राम की अवस्था है, यहाँ पे आके श्वास सामान्य रहेगा। उसका अगला अभ्यास शटह, अष्टांग नमस्कार। अष्टांग मतलब 8, तो हमारे शरीर के 8 अंग जो है वो धरती पे हमें टच करने, दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, आपका छाती और आपकी ठुड्डी। तो बीच में से देखिए आपका पेट उठा हुआ है, तो इसे कहते हैं अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार का हमारे धार्मिक में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। हम अष्टांग नमस्कार करते हैं अपने गुरुओं को, प्रभु के सामने, तो ये अष्टांग नमस्कार का अभ्यास। सप्तह, भुजंग आसन। भुजंग आसन में धीमे धीमे अपने छाती और अपने चेहरे को पीछे की ओर इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे, इसको कहते हैं भुजंग आसन। भुजंग सांप। अष्टांग, अष्टा पोज जो है वो है पर्वत आसन। पर्वत आसन के लिए सबसे पहले अपने दोनों एड़ियों को नीचे की ओर टिकाने का प्रयास करेंगे, सिर को अंदर की तरफ लेंगे, एक पर्वत की तरह। आप देख रहे हैं पर्वत की तरह एक है, तो इसे कहते हैं पर्वत आसन। नवा अभ्यास जो है वो है पुनः शशांक आसन। तो शशांक आसन के लिए पुनः दोनों घुटनों को इस प्रकार से जमीन पर रखेंगे, अपने दोनों नितंबों को एड़ियों पे इस प्रकार से रख देंगे और अपने माथे को जमीन पर रखेंगे, इसे कहते हैं शशांक आसन। यहाँ पे श्वास सामान्य रहेगी। दशह, श्वास भरते हुए अपने सीधे पैर को पुनः आगे की ओर लेके आएंगे, दोनों हाथों के बीच में, और दोनों हथेलियां नीचे रहेंगी, पीछे की ओर देखेंगे। इस अभ्यास को कहते हैं दशह। अशुपाद संचालन।
एकादशः पादहस्तासन, आगे की ओर फॉरवर्ड बेंडिंग, इस प्रकार से आगे की ओर झुकेंगे और अपने मस्तिष्क को अंदर की तरफ घुटनों की तरफ प्रेस करेंगे। एकादश। श्वास भरते हुए द्वादश, 12वां अभ्यास द्वादश, पुनः पीछे की ओर क्षमता अनुरूप आपको जाना है और नमस्कार मुद्रा। देखिए ये हुआ एक चक्र सूर्य नमस्कार का, जिसके अंदर हमने 12 आसन देखे। और श्वास के साथ इस अभ्यास को यदि हम केवल 5 मिनट रोजाना यदि निकाल लें तो आप ये मान के चलें कि योग के सभी अभ्यास, श्वसन क्रियाएं, शारीरिक आसन, पूर्णतः लाभ हम योग का ले सकते हैं बहुत कम समय के अंदर। एम आप बताए जियां शशांक आसन हो, पर्वतासन हो, भुजंगासन, फणतानेड़ा सांप के जियां हो। और योग की अगर आप बात करें तो सो पहली सूर्य नमस्कार आपको बतायो। और सूर्य नमस्कार के साथ आप देखा तो आपने योग का जनक है जिका हिरण्यगर्भ ऋषि है, और बी के दौरान कपिल मुनि भी है। लेकिन हिरण्यगर्भ ऋषि के द्वारा जो योग लिखो गयो वो प्राप्त को नहीं। बी के बाद में आप देखा तो आपने मुल्तान का प्रसिद्ध पतंजलि है, बाको जो लिखित ग्रंथ है वह अपन प्राप्त हुए। लेकिन हालांकि हो भी सु भी पहली आप जब भगवान श्री कृष्ण के टाइम देखा तो गीता गमाई ने भी योग को ज्ञान है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, 3 योग में बताया। साथ आप बता रही है कि श्वास इं लो इं छोड़ो, ई टाइम का नॉर्मल रखो। आप कई बार देखा योग करता है मंत्र भी बोला जाए, जैसे सूर्य नमस्कार के साथ ओम सूर्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो योग के साथ मंत्र को कई मेल है और वो वह तो कतोक ज्यादा लाभप्रद रहे। देखिए योग 5000 वर्ष पुराना विज्ञान है, और जो पहले योगी हुए हैं विश्व के वो हैं भगवान शिव, आदि योगी। उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है। तो भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को चुना योग के प्रचार प्रसार के लिए, और 21 जून को योग की दिवस के रूप में भी क्यों चुना गया ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण, इसके 2 कारण हैं। एक तो 21 जून जो है पूरे साल का सबसे लंबा दिवस होता है, बिल्कुल सबसे लंबा दिन होता है। तो सबसे लंबा दिन होने की वजह से ऊर्जा, लाइट का प्रचार प्रसार इस दिन सबसे ज़्यादा रहता है। तो वो आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखें तो आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाने वाला दिन है। तो इसीलिए 21 जून को चुना गया योग दिवस के रूप में। और ऐसा ब्रह्मांड विज्ञान के अंदर लिखा गया है कि सप्त ऋषियों को भी भगवान शिव ने, जब योग की जो पहली कक्षा हुई विश्व की, वो भगवान शिव ने सप्त ऋषियों की ली। वाह। तो भगवान शिव ने लगभग ब्रह्मांड विज्ञान के अंदर इसी दिन को योग की पहली कक्षा विश्व की हुई, जिसमें सप्त ऋषियों को पूरे विश्व के अंदर योग का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान शिव ने उनकी कक्षा ली, उनको योग का महत्व बताया। उसके पश्चात उन सप्त ऋषियों ने पूरे विश्व के अंदर योग की शुरुआत की और योग का प्रचार प्रसार। तो आप ये देखें, यह विज्ञान आज का नहीं, ये तो 5000 साल पुराना विज्ञान है। तो भगवान शिव ही आदि योगी और पहले योगी हैं विश्व के। और जैसे आपने बोला कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कर्म योग के बारे में लिखा है, तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो भक्ति योग के अंदर मंत्र का, जैसे आपने बोला, तो ये मंत्रों के जो उच्चारण, जो हमारे पूरे धार्मिक दृष्टिकोण से हम जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं योग से पूरा गहरा लगाव। तो देखिए, जैसे आपने शुरुआत में एक बात की कि ब्रह्मांड पूरे हमारे अंदर है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पूरा ब्रह्मांड उपस्थित है। तो उसका एक जो योग शास्त्र के अंदर ऐसा बताते हैं कि जैसे आप यदि चक्र के बारे में जानते हैं तो सप्त चक्र होते हैं हमारी। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 7 चक्र उपस्थित हैं। तो ये 7 जी, तो ये 7 चक्र जो हैं ये 7 प्लैनेट्स हैं, 7 ग्रह हैं। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमारे अंदर है, लेकिन वो सुप्त अवस्था में, उनकी ऊर्जाओं का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऊर्जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उपस्थित हैं पूरे ब्रह्मांड की, लेकिन योग एकमात्र ऐसा अभ्यास है जिनके द्वारा वो सुप्त अवस्था के अंदर जो ऊर्जाएं हमारे अंदर शरीर में पड़ी हैं वो जागने लग जाती हैं और हम ऊर्जाओं से भरने लग जाते हैं और हम वो कार्य कर पाते हैं जो
एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता। तो योग इतना बड़ा विज्ञान है कि ऊर्जाएं तो हमारे अंदर खूब हैं, लेकिन वो सुप्त अवस्था में। जी बिल्कुल। तो जहाँ मंत्र जागृत कर वो योग है जी। योग शब्द की देखा तो युज धातु से उत्पत्ति वे, अरबी को अर्थ वे जोड़बो। तो आप बताइए कि आदि योगी शिव है, कहीं भी है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्, कि वो मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाए। तो वो जो कोई योग है एक आदि योगी शिव है, और मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाए वो भी योग है। अब बात कितना तक सत्य है कि मोक्ष की ओर भी योग ले जाए? देखिए, जैसे सप्त चक्र की यदि हम बात करते हैं तो मूलाधार चक्र से ऊर्जा अंदर की ओर प्रवेश करके ऊपर की ओर सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ती है। तो जैसे जैसे आप योग का अभ्यास करते जाते हैं, आपके जो ऊर्जाएं हैं उनकी जो परतें वो खुलती जाती हैं। तो देखिए, मोक्ष का द्वार तो ऊपर है, ये सहस्त्रार चक्र में। बिल्कुल। तो ऊर्जा की जो प्रवेश होता है योग के अभ्यास से, वो होता है मूलाधार चक्र के द्वारा। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जब हम आसन का अभ्यास करते हैं, योग की विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो ऊर्जाएं हैं वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रवेश करना शुरू करती हैं। तो इडा पिंगला के अंदर जब संतुलन, इडा और पिंगला और सुषुम्ना तीन मुख्य नाड़ियाँ हैं, तो जिसमें सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, जब इडा और पिंगला में संतुलन पैदा हो जाता है तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवेश करना शुरू करती है। तो देखिए, मोक्ष तो एक अंतिम द्वार होता है जो हमें प्रभु से मिलान करने का, भगवान से मिलान करने का, एक जुड़ने का जो है वो एक साधन है। तो योग का मतलब ये हुआ है कि आत्मा का परमात्मा से मिलान करना। तो वो कैसे होगा? वो योग के अभ्यास के माध्यम से ही हम आत्मा का परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। बिल्कुल। अब योग की जब बात चल रही है, आप मंत्रा की भी आप जहाँ बात करी कि भी मंत्र भी बोला जावे के साथ साथ, लेकिन मैं एक चीज़ ध्यान करी कि जहाँ आकाश जी जब सूर्य नमस्कार कर रहा जब थे यहाँ कह रहा है कि भाई अब सामान्य सांस लेनी है, अब छोड़नी है, अब लेनी है, तो श्वास को ही मैं कहीं मुख्य मतलब योगदान रहे, क्योंकि आजकल देखो लोग जहाँ बिना प्रशिक्षक का जब योग कर रहे हैं, घर में ही योग कर रहे हैं, तो शायद बना इस चीज़ को ज्ञान नहीं है कि आपने सांस क्या लेनी, तो भी को कई भूमिका है वो भी आपने से जाना है। समुचित सांस की ले, सही बात है। देखिए, बिना श्वास के तो कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा शरीर बिना श्वास के नहीं चल सकता। तो सबसे मुख्य जो हमारे इतने बड़े शरीर को चलाने के लिए जो कार्य करती है वो श्वास है। यदि हमें कोविड के समय हमने देखा, जब कोविड काल था तो श्वास की सबसे ज़्यादा कमी हुई, लोगों को लंग्स स्ट्रोक हुए, श्वास नहीं आता था। तो आप देखें कि इतना बड़ा शरीर जो है वो बिना श्वास के तो चल ही नहीं सकता। विज्ञान ये कहता है कि प्रत्येक कोशिका श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो श्वास के बिना तो देखिए कुछ भी नहीं है। और श्वास यदि हम योग के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास शरीर और मन को जोड़ने की कड़ी है। आप शरीर मन के स्तर पे आप बिना श्वास को साधे हुए नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। तो जब भी आप कोई योग का अभ्यास करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे हम कोई शारीरिक व्यायाम की बात करें, चाहे प्राणायाम की बात करें, कि विधि सही होना बहुत आवश्यक है। और कहाँ पे श्वास लेना है, कहाँ पे श्वास छोड़ना है, कहाँ पे श्वास रोकना है और कहाँ पे श्वास सामान्य रखना है, इसका बहुत ही महत्व है। क्योंकि ये श्वसन जो है वो हमारी बॉडी के अलग, जो शरीर के अलग अलग स्तरों के जो ब्लॉक होते हैं, जिसमें अलग अलग बीमारियों के रूप में हम देखें, तो कहीं ना कहीं वो श्वास का अटकाव होता है कि उस हिस्से तक हमें श्वास नहीं मिल पा रहा हो और वो शरीर का जो अंग है वो बीमार पड़ जाता है। हम बीमारी इसलिए पड़ते हैं क्योंकि शरीर की उस कोशिका तक, उस अंग तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रहा। तो बीमारी को दूसरे रूप में यदि हम देखें तो कोई भी रोग आप लें, वो अंग इसीलिए बीमार पड़ता है क्योंकि वहाँ की कोशिकाओं को ऑक्सीजन या श्वास नहीं, प्राणवायु जिसको हम कहेंगे, तो प्राणवायु का वहाँ पे संचार नहीं हो रहा, इसलिए हम रोगी हो रहे हैं। तो प्राणवायु के संचार के लिए प्राणायाम का अभ्यास, जिसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, इस प्रकार के जो अभ्यास हैं उनका रोजाना अभ्यास, लेकिन प्रशिक्षक के निरीक्षण में करना इसलिए आवश्यक है। देखिए, यदि आपने कोई चीज़ गलत की तो उसका परिणाम भी गलत आएगा, और सही कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी आपको सही मिलेगा। तो ये बार बार इसलिए कहा जाता है कि योग जो है वो किसी प्रशिक्षक के निरीक्षण में करना चाहिए, या पहले आप उस विधि को पहले अच्छी तरह से सीखें, उसके बाद ही आप अभ्यास करें। ऐसा मेरा सारे दर्शकों को सुझाव है कि
योग का कोई भी अभ्यास करें बहुत अच्छी तरह से सीखें, उसके बाद उसका पूर्णतः लाभ आप लें। डॉक्टर साहब अब जी आप बताया श्वास को एक नाम है प्राणवायु जी। और कोई आदमी की मृत्यु हो जाए तो भी आप आई कहाँ के भी का प्राण निकल गा जी को श्वास निकल गो जी। तो आज की श्वास है एक तरीका से देखा जाए तो जीवन है जी। और आप योग में देखा तो यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम, तो प्राणायाम भी कटे न कटे प्राणा को आयाम है, इनके श्वास को आयाम है। तो कोई इन को प्राणायाम आप आकाश जी के माध्यम से बताओ ताकि वो श्वास को एक सही तरीकों भी दर्शकों ने मालूम हो जाए और कौन कौन सा जगह प्राणायाम है जगह अपने स्वास्थ्य के लिए अपने जीवन के लिए बहुत महत्व है। देखिए यहाँ पे मैं एक प्राणायाम का अभ्यास अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है, तो अनुलोम विलोम एक प्राणायाम एक ऐसी विधि है जिसको हम संतुलित प्राणायाम भी कहते हैं। तो संतुलन किसके बीच में पैदा करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास? देखिए हमारे दो मस्तिष्क होते हैं, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, उन दोनों मस्तिष्कों के बीच में जब असंतुलन पैदा हो जाता है तो हमारे राइट बॉडी और लेफ्ट बॉडी, हमारा राइट शरीर और लेफ्ट शरीर, दायां और बाएं शरीर के अंदर असंतुलन पैदा होकर रोग उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे हम यदि आप वैसे बात करें यदि शास्त्रों के अनुरूप तो ऐसा कहा जाता है कि सीधा हिस्सा शरीर का जो है वो पति का होता है और जो उल्टा हिस्सा होता है वो उसको पत्नी का कहते हैं, तो अर्धांगिनी कहते हैं। तो इसका भी देखिए योग से जुड़ाव है। तो शरीर दो भागों में बटा हुआ है, यदि हम दो भागों में बांट दें तो यहाँ से यदि काटेंगे तो ये सीधा ब्रेन है और ये उल्टा मस्तिष्क है। तो ये पूरा शरीर जो है एक यूनिट की तरह काम करता है, लेकिन जब दोनों शरीर के में असंतुलन पैदा हो जाता है तो हमारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा अभ्यास है जो संतुलन पैदा करता है। तो जब संतुलित हो जाएंगे, इस संतुलन का हम एक और उदाहरण लेते हैं। यदि आप माने कि 24 घंटे सूरज भगवान रहे तो क्या होगा, ये दुनिया नष्ट हो जाएगी, क्योंकि इतना ताप बढ़ जाएगा कि ताप बना ही रहेगा। तो प्रकृति ने उसका संतुलन करने के लिए क्या किया, 12 घंटे सूर्य भगवान आए, उसके बाद शीतलता के लिए चंद्र भगवान आ गए। तो ये भी एक प्रकृति का नियम है कि संतुलन रहेगा तो स्थिरता रहेगी और जब असंतुलन रहेगा तो कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। तो शरीर भी गड़बड़ इसलिए होता है क्योंकि हमारा असंतुलन पैदा हो जाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम एक इतनी सरल विधि है जिसे कोई भी व्यक्ति जिसको कोई भी रोग नहीं हो तो भी अभ्यास करें। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का आप विधि को आप एक बार देखें, आकाश जी इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। और अनुलोम विलोम से संबंधित मैं एक और आपको जो बताना चाहता हूँ कि ऐसा मैंने अनुभव किया है अपने 20 साल के अभ्यास के दौरान कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जो है वो गलत कर रहे होते हैं, उसमें कुछ त्रुटियां होती हैं। आज एकदम सही सीख जाए तो हम उन त्रुटि को यदि करते हैं तो उन त्रुटियों को सुधार करके अनुलोम विलोम प्राणायाम का पूर्ण लाभ भी ले पाएँ। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए देखिए सबसे पहले क्या है, आपको सीधे हाथ से इस प्रकार से नासिका मुद्रा लगाना होता है, ठीक है, और उल्टे हाथ से आप ज्ञान मुद्रा लगा के रखिए, ठीक है। अब विधि ध्यान से साथ साथ अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों नाक से श्वास अंदर की ओर भरिए, अंगूठे से अपने सीधे नाक को बंद कीजिए और धीमे धीमे उल्टे नाक से श्वास छोड़ दीजिए। अब उल्टे नाक से धीमे धीमे श्वास अंदर की ओर लेंगे, उल्टे नाक को बंद कीजिए और सीधे नाक से श्वास को धीमे धीमे छोड़ देंगे। अब धीमे धीमे सीधे नाक से श्वास भरिए, सीधे नाक को बंद कीजिए, उल्टे नाक से श्वास छोड़ें, उल्टे नाक से श्वास भरें, उल्टे नाक को बंद करके सीधे से श्वास छोड़ें और विश्राम। तो देखिए इसमें मुख्य त्रुटि क्या होती है कि एक तो श्वास लेने और छोड़ने की जो आवाज़ है वो नहीं आनी चाहिए, कि श्वास बहुत धीमे लें और धीमे धीमे छोड़ें, उसमें गति नहीं दें, श्वास लेने छोड़ने की आवाज़ बिल्कुल नहीं आए। और शुरुआत हमेशा उल्टे नाक से श्वास छोड़ के करें, पहले उल्टे नाक से श्वास छोड़ा, फिर
इस अभ्यास को करें। तो इस तरह से अभ्यास करने से आपका जो असंतुलन जो पैदा हो रहा है वो संतुलित हो जाएगा और आप एक नई ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। योगा सेहत के लिए बना है एक वरदान, योगा सेहत के लिए बना है एक वरदान। और इसलिए आदमी ने रियल में देखो जाए ना तो इस सेहत के स्वास्थ्य के लिए ये वरदान को पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। जी आप बताए कई बार गलत तरीकों भी हो जाए तो भी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सके, या सेहत के लिए वो वरदान है तो कई बार वो विषा भी बन सके अगर गलत तरीकों करो तो। अगर गलत तरीका से कोई योगाभ्यास करो तो भी का कहीं नुकसान हो सके। देखिए गलत तरीके से यदि कोई आप योग का अभ्यास करते हैं तो उसके जो नकारात्मक प्रभाव है, जैसे यदि आप कोई आसन का अभ्यास कर रहे हैं, उस आसन के अभ्यास में आपको कहाँ से मोड़ना है, कितना मोड़ना है, सबकी अलग अलग क्षमताएं होती हैं। सभी व्यक्ति की जो लचीलापन होता है वो एक समान नहीं हो सकता। तो हमें योग को बहुत सहज तरीके से करना चाहिए, पहली बात तो ये। तो सहजता से करेंगे, हट उसमें देना है लेकिन इतना नहीं देना कि आपको नुकसान हो। तो एक तो सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। यदि आप कोई भी आसन का अभ्यास करते हैं तो कोई भी प्राणायाम का अभ्यास करें तो यदि आप उसको गलत तरीके से करेंगे तो वो हमारे शरीर के किसी जोड़, किसी रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई नस का दबाव, वो उस प्रकार से भी गलत प्रभाव पैदा कर सकता है। कोई चोट लग सकती है, कोई इंजरी हो सकती है। तो ये डेफिनेट ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि गलत तरीके से यदि आप अभ्यास करेंगे तो उसका परिणाम जो है वो गलत ही आएगा। बिल्कुल सही है। एक साथ आप आए कहवा कि हर चीज़ को एक सही समय हुआ, कहना कि समय से पहले कोई चीज़ अगर नहीं निर्धारित है तो नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पर आज के टाइम आप देख रहे हैं कि लोग है जो को योग तो कर रहे हैं पर समय अपना अपना हिसाब से वह कर रहे हैं कि जब जिन्हें समय मिल रहा है जब वो योग कर रहे हैं। लेकिन योग को सही समय कद है जिसको अपन ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। देखिए सबसे ज़्यादा लाभ जो योग के अभ्यास में मिलता है वो आप सुबह के समय खाली पेट करें, सब उससे बढ़िया कोई समय नहीं है। लेकिन यदि ऐसा है कि आजकल देखिए सबकी अलग अलग जो कार्य हैं सबके अलग अलग समय अनुसार होते हैं। तो यदि आप सुबह अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, देखिए सबसे बेहतरीन तो सुबह ही है, लेकिन यदि आप नहीं अभ्यास कर पा रहे हैं और आप शाम को अभ्यास करना चाह रहे हैं या आप कभी भी इसका वैसे सूर्यास्त के बाद जो है अभ्यास नहीं करें, सूर्यास्त से पहले ही करें। और उसके लिए आपका जो पेट मतलब 3 से 4 घंटे के बीच में आपका खाना खाने और अभ्यास के बीच में आपका जो है अंतर होना चाहिए। लेकिन सुबह खाली पेट करें तो उससे बेहतर तो योग का कोई भी परिणाम नहीं आता। तो सुबह खाली पेट करो और खाली पेट योग करने के बाद तकरीबन 3-4 घंटा बाद में भोजन करो। नहीं, भोजन तो योग के अभ्यास के आप आधे पौन घंटे के बाद कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। पहले आपका 3 से 4 घंटे जो है वो पेट खाली रहना चाहिए। अच्छा, अगर भोजन कर लियो तो भी 3-4 घंटा बाद में कर सकते हैं। एक जगह की होनी चाहिए जिस जगह आप योग करा। कई लोग देखा छत पर ही कर रही है, कई लोग यहाँ पोर्च के मायने कर रही है, कई पार्क में भी करे। तो कियन को वातावरण कियन की जगह एकदम सही है योग करवा के लिए। देखिए कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे पार्क में करते हैं हम, छत पे करते हैं, तो सब जगहों का अलग अलग महत्व है। अब जैसे यदि हम पार्क में करें तो पार्क में मैं समझता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आसपास कोई कीट मकोड़े हैं, कोई पॉलन्स हैं, कोई अलग अलग पौधे हैं, उनकी स्मेल। तो जैसे कई बार क्या होता है कि वो मुझे ऐसा लगता है कि घास के अंदर और गार्डन के अंदर अभ्यास को नहीं करें, कोई समतल वाली जगह हो जहाँ पे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में आ रही हो, थोड़ा कवर्ड भी हो सकता है, या आपको यदि कोई दीवार का सहारा चाहिए तो ऐसा कमरे का भी आप में योग अभ्यास कर सकते हैं जहाँ पे आपको कोई सहारा चाहिए तो दीवार का सहारा मिल जाए ताकि आप अभ्यास को अच्छा कर सकें और ऑक्सीजन का स्तर भी अच्छा आ रहा हो। और नहीं तो अपनी छत पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जगह इस प्रकार से ही होनी चाहिए जहाँ पे आपको जो है ऑक्सीजन की मात्रा पूरी मिल रही हो और आपका जो है प्रॉपर आप अभ्यास कर सकें। साफ सुथरी जगह में और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले तो चाहे वह घराने करो, छत पर करो, चाहे पार्क में करो, लेकिन एकदम साफ सुथरी जगह में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के मायने में तो निश्चित रूप से आदमी निरोग रहे। एक आप देखेगा कई आदमी स्वास्थ्य के लिए योगा करे और कई आदमी है स्वास्थ्य के लिए कसरत करे। तो कसरत में योग में कोई अंतर है क्या? देखिए कसरत और योग में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है? सजगता का।
योग एक सजगता का विज्ञान है। सजगता का मतलब है हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं उसमें हमारी चेतना जुड़ी हुई है। तो जैसे हमने अभी देखा कि आसन का अभ्यास हमने किया, तो आसन के अभ्यास में गति बिल्कुल धीमी होती है। तो जब, और श्वास का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जो हमने अभी चर्चा किया पहले। तो श्वास के साथ जब हम अभ्यास को करते हैं, किसी भी शारीरिक व्यायाम को करते हैं, तो वो आसन कहलाता है। और पूरी सजगता, और जब जो दूसरे व्यायाम की विधियां जैसे जिम हम करें या कोई भी शारीरिक व्यायाम की एरोबिक्स है, कोई और भी अभ्यास है, उनमें जुड़ाव नहीं है। उसमें हमारी चेतना जो है, चेतना हमें ये ज्ञात नहीं होता कि हम क्या शारीरिक के रूप में कर रहे हैं। इसमें सही बात, इसमें 100% चेतना जो है हमारी बनी रहती है। यही सबसे बड़ा मुख्य अंतर है। योग में शरीर और आत्मा दोनों को जुड़ाव रहे। और जब कसरत करना भी को केवल वो शरीर को जुड़ा रहे हो, मन कठिन भटक रही हो, तो मन नियंत्रण में रखना भी योगा के लिए बहुत जरूरी है। कहबा को मतलब यानी कि योगा करे जगह के लिए जरूरी को नहीं कि वो कसरत करे ही, लेकिन जो कसरत करे भी के लिए योगा करे वो भी जरूरी है। अगर कसरत करे वाला आदमी योगा और करसी तो वो बहुत ज्यादा निरोग रहे। बिल्कुल भाई जी, एक बात आप अपना टाबरियां खातर कर लिया जरूरी आज है। को टाइम है कि देखो टाबर है बड़ा से ज्यादा तनाव में आप देख रहे हैं। पढ़ाई की बात कर लो, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बापा तनाव बहुत ज्यादा हो गए। तो अपना टाबरिया इससे कोई योग अभ्यास कर सको तो वो भी आप आकाश जी थे करवार बताओ कि ताकि एक एकाग्रता बा में बनी रहे पढ़ाई के लिए और साथ ही साथ तनाव से वे दूर रहे। मनीषा जी देखो जाए तो तनाव तो सगड़ा के पण आपको कह वो सही है। हाँ। अब विद्यार्थी का हमारे टाबरा में ज्यादा तनाव है, तो एक सगड़ा लोगों के तनाव दूर करवा को कुछ आकाश जी के माध्यम से बताओ। देखिए, विद्यार्थियों के लिए योग के अंदर सबसे बढ़िया जो अभ्यास है, जो विद्यार्थी को क्या आवश्यकता है, एकाग्रता। तनाव यदि हो रहा है तो तनाव का प्रबंधन हो जाए। वो आजकल कंपटीशन का इतना जमाना है कि बच्चे तनाव में आ जाते हैं कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग स्तर पे बच्चों विद्यार्थियों को जो है तनाव उत्पन्न होता है। तो देखिए, योग में एक ऐसा अभ्यास विद्यार्थियों के लिए जो उनकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, उनकी मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए और उनको शांत रखने के लिए, उनको नए नए आइडियाज़ उत्पन्न हो, इस प्रकार से ब्रेन का जो है विकास जो है वो डेवलप हो, तो उसके लिए एक अभ्यास जो विद्यार्थियों के लिए मैं सुझाव करता हूँ वो है शीर्ष आसन। जी, तो शीर्ष आसन देखिए एक ऐसा अभ्यास है, करना तो हमें इसे बहुत ध्यान से चाहिए। इसका पहले हम एक बार अभ्यास देखते हैं कि शीर्षासन किया किस प्रकार से जाते हैं। शीर्षासन में देखिए क्या करते हैं, हम अपने सिर के बल खड़े होते हैं। तो अभी शीर्षासन के लिए एक जो विधि है वो आप देखिए किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले अपने इस प्रकार से दोनों हाथों को लॉक करके और सिर के टॉप हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है उसको ज़मीन पे टच किया जाता है। देखिए आप अभ्यास देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले इस प्रकार से अपने सिर के ऊपरी हिस्से को हमने ज़मीन पे टिका दिया, सहस्त्रार्थ में काबू कर लिया जी। अब इस प्रकार से देखिए धीरे धीरे पहले पर्वत आसन में आएंगे हम, तो घुटनों को सीधा किया और धीरे धीरे पंजों को अपने चेहरे के पास में लेके आते हैं, धीरे धीरे पास में लेके आते हैं। शुरुआत में देखिए अर्ध शीर्षासन का भी अभ्यास किया जाता है। ये अर्ध शीर्षासन है जिसमें आधा आसन हो गया अर्ध शीर्षासन, आधो शरीर। हाँ जी। अब यदि आपसे पूर्ण शीर्षासन नहीं हो तो अर्ध शीर्षासन का अभ्यास से शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, देख रहे हैं। तो सिर के बल हम आगे इस प्रकार से और जितना पंजों को अंदर की ओर ला सकें। अब पूर्ण शीर्षासन के लिए हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पंजों को अंदर की ओर लाएंगे और दोनों पंजों को इस प्रकार से धीरे धीरे हवा में लाके और पैरों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। वाह, श्वास इसमें सामान्य रहेगा। साधना है। देखिए इस प्रकार से शीर्षासन का अभ्यास किया जाता है। देखिए सिर के बल जिसमें हम इस प्रकार से, अब इसमें हो क्या रहा है कि हमारा खून का दौरा जो है वो हमारे मस्तिष्क की तरफ खूब बढ़ रहा है। तो ये हम उल्टा हो गए तो हमारा खून का दौरा जो है वो सिर की तरफ आ गया। इसको करने के पश्चात हमें शशांकासन करना आवश्यक है। तो देखिए जैसे हम शीर्षासन से नीचे आए तो एकदम आपको सीधा नहीं होना, ये विशेष ध्यान रखना, नहीं तो ब्लड का फ्लो एकदम नीचे आएगा। तो जैसे तो कुछ क्षणों के लिए शशांकासन में हमने विश्राम किया, उसके बाद बहुत धीमे धीमे फिर हम वज्रासन में आ जाएंगे। जी, तो
तो देखिए ये शीर्षासन के अभ्यास की सावधानी बरतनी है कि पूर्ण शीर्षासन नहीं हो तो अर्ध शीर्षासन का अभ्यास करें, उसका आप लाभ ले सकते हैं। और फिर धीमे धीमे अभ्यास करते करते पूर्ण शीर्षासन के अंदर जाएं। वापस आते वक्त इस प्रकार से पहले शशांक आसन में कुछ क्षणों के लिए विश्राम करें, उसके पश्चात ही आएँ। तो इसमें जैसे हमने इसका एक विज्ञान देखा कि इसमें हुआ क्या, हमारा पूरा ब्लड, जो हमारा पूरा खून का दौरा है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर चला गया, जिससे हमारे जो मेमोरी को बढ़ाने वाली जो हमारी जो कोशिकाएं हैं वो सब एक्टिव हो गई। तो जब वो सब एक्टिव हो जाएंगी तो हमारा सारा तनाव दूर जाएगा और हमें उस तनाव से निकलने के लिए हमारा मस्तिष्क खुद ही उत्तर देगा कि आप इस रास्ते को, हम तनाव में क्या होता है ये करें या ये करें, उसी में हम असमंजस में रहते हैं। तो जो असमंजस की स्थिति है वो अपने आप स्वतः ही गायब हो जाएगी जब आप शीर्षासन का अभ्यास करते हैं। एकदम सु ऊपर भी नहीं वणु, एकदम सु भी वापस भी नहीं आणु। शशांक आसन में बीच में आणु जरूरी नहीं, तो वो खून को फ्लो एकदम से नीचे आ जाए, एकदम से ऊपर आ जाए, तो वो कमाने भी दिक्कत वैसे के। एक वो भी देखा कि वो बहुत मुश्किल लाग रहे माने देखने में। तो पहली बार जगह नया टाबरिया करनो चाहो तो कहीं शुरुआती कुछ इसो सहायता ले, इसका कोई दीवार के सहारे है या कुछ है तो यहाँ भी कुछ कर सके। जी, अर्ध शीर्षासन कर लो। अर्ध शीर्षासन दीवार के सहारे भी आप अर्ध शीर्षासन कर सकते हैं, और शीर्षासन को दीवार के सहारे भी धीरे धीरे आप ऊपर पैरों को ले जाएं। बस इसमें विशेष ध्यान रखें कि आप गर्दन का आपको विशेष इसमें ध्यान रखना होता है। तो जो आप जब आप सिर नीचे रखेंगे तो आप या तो कोई चादर को 4-5 इस प्रकार से तैयार लगा के एक मोटा सारा मिल जाए इसमें, और उसके ऊपर फिर आप सिर रखें ताकि हमारा जो दबाव है वो फर्श का दबाव नहीं आना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे आकाश जी ने योग मैट लगा रखा है, तो योग मैट उनको सपोर्ट कर रहा था। तो इस प्रकार से आप घर पे जैसे अभ्यास कर रहे हैं तो योग मैट या कोई चादर को 4-5 तय लगा के इतना मोटा बना के उसके ऊपर सिर को रखें और दीवार के सहारे पहले अर्ध शीर्षासन का अभ्यास करें और धीमे धीमे शीर्षासन का अभ्यास। और कोई घर का ना भी सागर लेर कर सका जी, घर वाला कोई साथ में हो। हाँ जी, हाँ जी, जी आप खुद परफेक्ट नहीं है तो कोई टाबर ने कर बात, बिल्कुल बिल्कुल किसी की आप मदद भी ले सकते हैं। एक आपा देखा आज का दौर में जगह ऑफिस वर्क करे, भाई लंबा दौर तक कुर्सी के ऊपर बैठा रहे, सामान्य कंप्यूटर पर है, तो ऑफिस वर्क जगह करे भाई लंबा दौर तक बैठा रहे तो बाकी रीढ़ की हड्डी की, पावा की, साइटिका आदि कई समस्याएं है। तो जगह लंबा दौर में लंबा टाइम तक ऑफिस में बैठे बा लोगों के लिए समस्या आवे, तो कौन कौन सी समस्या आ सके और बिना कौन कौन सा योग है जगह दूर कर सके। देखिए ये आपने बहुत ही अच्छा एक जो बात कही कि रीढ़ की हड्डी की समस्याएं, देखिए चाहे वो ऑफिस में बैठ के कार्य करने वाले हों, चाहे महिलाएं हों, तो हर एक जो वर्ग है वो रीढ़ की हड्डी की समस्याओं से ग्रसित है। गर्दन की समस्या, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका समस्या, स्लिप डिस्क, तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ही आम हो चुकी हैं और उनका जो कारण है वो है रीढ़ की हड्डी के अंदर लचीलेपन की कमी। यदि हम रीढ़ की हड्डी के अंदर लचीलापन रोजाना कुछ ऐसे अभ्यास करें तो आपको ये समस्या यदि है तो समस्या तो दूर होगी, और यदि समस्या नहीं है और आप अभ्यास करते हैं तो आप इस समस्या आपको कभी उत्पन्न ही नहीं होगी। तो हमें ये वेट नहीं करना है कि हम समस्या हमें कभी हो, हम रोजाना अभ्यास करें। और तो इसके लिए मैं जो सुझाव देता हूँ वो 2 मुख्य आसन हैं। तो मुख्य आसन, पहला आसन है सेतुबंध आसन। तो सेतुबंध आसन देखिए किस प्रकार से किया जाता है। उसके लिए आपको सबसे पहले सीधा लेट जाना है ज़मीन पे। तैयार हो जाओ आकाश जी। जी, तो सेतुबंध आसन देखिए किस प्रकार से अभ्यास कर रहे हैं। सबसे पहले ज़मीन पे बिल्कुल सीधा लेट गए, उसके पश्चात धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए। अब यदि संभव हो तो दोनों हाथों से दोनों टखनों के जोड़ों को पकड़ लीजिए, और यदि नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, हाथों को नीचे ज़मीन पे रख दें। अब क्या करना है, देखिए श्वास भरते हुए अपने नितंब, अपने कूल्हे के जोड़ों को और अपने कमर के निचले हिस्से को धीमे धीमे क्षमता अनुरूप ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास भरते हुए धीमे धीमे ऊपर उठाना है और कुछ क्षणों के लिए इस अवस्था में आपको श्वास सामान्य रखते हुए रुकना है। तो इससे देखिए क्या होगा, आपकी रीढ़ की हड्डी की है, पूरी रीढ़ की हड्डी में नीचे से लेके गर्दन तक एक खिंचाव महसूस होगा, जैसे आप पोज में देख पा रहे होंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी लचीलापन बढ़ेगा, आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है रीढ़ की हड्डी के अंदर वो बढ़ता है, ताकत डेवलप होगी। तो यदि आपको दर्द रहता है तो दर्द गायब भी हो जाएगा, और अभ्यास करेंगे तो उसका
कभी आपको उत्पन्न ही नहीं होगी रीढ़ से अधिक के संबंधित बीमारियां। दूसरा अभ्यास है भुजंगासन। तो भुजंगासन के लिए सूर्य नमस्कार में भी हमने देखा था, लेकिन भुजंगासन के लिए मैं विशेष तौर पे सबको इसलिए सुझाव देता हूँ क्योंकि ये जैसे हमने सप्त चक्र की बात की, तो भुजंगासन एक ऐसा आसन है जो सारे चक्रों पे एक साथ प्रभाव डालता है। तो इसका महत्व केवल रीढ़ की हड्डी के लिए नहीं है, इसका महत्व इसलिए भी है कि ये भी एक पूर्ण योग का अभ्यास है। तो भुजंगासन का अभ्यास देखिए किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले आपको पेट के बल उल्टा लेट जाना है, उसके पश्चात अपने दोनों हाथों को आप अपने आखिरी पसली, हमारी आखिरी पसली देखिए, दोनों हाथ आकाश जी ने आखिरी पसली के पास में रखे, इस प्रकार से हाथ बिल्कुल सटे हुए रखने हैं शरीर के साथ। अब श्वास भरते हुए धीमे धीमे आपको इस प्रकार से अपने कंधों को और अपने छाती को इस प्रकार से खोलना है और गर्दन को पीछे की तरफ पूरा ठुड्डी को स्ट्रेच करके श्वास सामान्य रखते हुए कुछ क्षणों के लिए से आप रोक कर रखें। इसे कहते हैं भुजंग आसन। तो भुजंग आसन में देखिए रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरा खिंचाव महसूस होता है। हमारे सहस्त्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक पूरा खिंचाव। तो हम जो सप्त चक्र की बात कर रहे थे, ऊर्जाओं की बात कर रहे थे, तो जो सुप्त अवस्थाएं के अंदर जो ऊर्जाएं हमारे अंदर उपस्थित हैं उनको भी भुजंगासन जागृत करने का काम करता है। बिल्कुल जी। एक जी आप बताए इसू जगह दैनिक ऑफिस में काम कर बाड़ा है भाई बिल्कुल स्वस्थ रही। एक तो भुजंगासन और वो जो आप पहले सेतुबंद बतायो एक करे जो आदमी एकदम निरोग रही। और आप देखा भगवान शिव की बात करी, भगवान श्री कृष्ण ने भी योगीश्वर किया करे और गीता के मायने भी अर्जुन ने भी योग को उपदेश दियो, ज्ञान योग भी बतायो, कर्म योग भी बतायो, भक्ति योग भी बतायो। तो भी योग का बारे में थोड़ा और बताओ आप। देखिए कर्म योग की यदि हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कर्म योग कोई अभ्यास नहीं है। अब कर्म योग अभ्यास क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म योग वो योग है जो दैनिक दिनचर्या के जो हमारे जो कार्य होते हैं वही हमारा कर्म योग है। तो आप ये एक मेरा एक जो जैसे हम देख रहे हैं कि जो हमारे से पूर्व हमारे पिताजी, माताजी, हमारे दादाजी ने जितना शारीरिक श्रम किया उतना शारीरिक श्रम ये पीढ़ी नहीं कर रही है। अगली बिल्कुल ही करनी। तो अगली जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो बिल्कुल आलसी होती जा रही है। जो विद्यार्थी आप देखेंगे अपने घरों में बच्चे बहुत आलस से भरे हुए, सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, आलस बढ़ता जा रहा है। तो कर्म योग क्या है? अपने खुद के कार्य करना ही कर्म योग है। यदि हम हर चीज़ को अपना समेट के रखें, जैसे विद्यार्थियों की बात करें तो अपने कार्य खुद करना, अपना बिस्तर समेटना, अपने पुस्तकों को अरेंज करके रखना, ये भी एक कर्म योग ही है। तो हर चीज़ तो कर्म योग करना बहुत आवश्यक है। कर्म योग के अभाव के अंदर जो है ये हमारा बुद्धि का नष्ट हो रहा है। तो कर्म योग यही है कि यदि हम छोटे छोटे दैनिक दिनचर्या के कार्य को करें तो उससे आप ये देखेंगे कि हमारा जो अहम है, देखिए अहम मैं शब्द इसलिए यूज़ यहाँ पे प्रयोग में ला रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर उत्तेजना, गुस्सा, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन आ जाना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कर्म योग नहीं कर रहे हैं। तो कर्म योग यदि विद्यार्थी करें तो आप देखेंगे कि उनका समग्र विकास हो सकता है। और कर्म योग के अंदर कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ अपनी चीज़ों को समेट के रखना ही कर्म योग है। मतलब सही आदतों को निर्माण ही आप कर्म योग से जोड़ सका। इस स्वावलंबन को निर्माण में बिल्कुल। जब भगवान श्री कृष्ण ने गायें भी चराई जी, भगवान श्री कृष्ण टाबरा के साथ गेंद भी खेली, बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण मक्खन भी चोरियो, यानी कि काम करवा में कोई शर्म नहीं। गांधी जी भी इस सिद्धांत नहीं अपनायो आपको। आपका खुद का आश्रम की खुद आपकी झाड़ू लगानी, गंदगी ने खुद साफ करनी, आपका कपड़ा खुद धोनो। और एज का आदमी जो को काम कर सी ने भी आदमी को अहंकार नष्ट हो जाए। जी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैंने कोई देख ले सी तो मेरे पे जिंदगी पर घमंड की आपने इच्छा ही कौन रहे। आपने मेवात में एक संप्रदाय लालदासी संप्रदाय, भी संप्रदाय में कोई साधु बने तो भी की पहली शर्त है कि भी को अहंकार विगलित करो। और अहंकार विगलित करवा के लिए जी मैं हूं, मैं लालदासी संप्रदाय में साधु बनू है तो मैंने मेरे गांव में ले जैसी मैंने निर्वस्त्र करके, काड़ो मुंह करके, जूता की माला पहरा कर, गधा पर बिठा कर पूरा गांव में चक्कर कटावे और बी के बाद में शरबत पिला और आपका संप्रदाय में ले।
अब अति बेइज्जती भी का गांव में हो जाए, वो आदमी जिंदगी में अहंकार नहीं कर सके। जी बिल्कुल ठीक बात। और बी के बाद में अमृत पिलावे भी ने मीठो वो शरबत पिलावे, बिको मतलब आ है कि थारी वाणी अब बिल्कुल मीठी होनी चाहिए। वो ही गीता को कर्म योग है। अजो नित्यो शाश्वतो एवं पुराणो न हन्यते हने माने शरीर, वो शरीर तो एक दिन नष्ट हो जानो, इस शरीर को के घमंड करनो का को फुटरा पो, तो इस शरीर से जत्तो आप काम कर सका बित्तो आप काम करनो ही चाहिए। बहुत प्यारी प्यारी जानकारियां दे रही हो और दैनिक जीवन की बहुत एक महिलाओं के संबंधित कुछ बातें जरूरी पूछूं, क्योंकि आज की महिलाओं को जो तनाव भरी जिंदगी भागदौड़, आजकल महिलाओं भी जो कामकाजी बहुत घर भी संभाल रही है और काम भी कर रही है। समस्या विशेष रूप से अनियमित माहवारी की समस्या में देखा आप जी। तो बी के संबंध में कौन कौन सा यहाँ योगा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए महिलाओं के लिए देखिए मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं परिवार को चलाती हैं, ना कि पुरुष। दूरी है तो यदि महिला स्वस्थ रहेगी तो परिवार स्वस्थ रहेगा। तो महिलाओं के लिए देखिए योग अभ्यास, यदि जैसे हम मुख्यतः से अभी हमने कमर दर्द की बात की, तो एक कमर दर्द की समस्या बहुत ही एक सामान्य है। तो उसके लिए जो अभी हमें अभ्यास देखिए भुजंगासन, सेतुबंध आसन, एक तो उन अभ्यासों का आप महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष महत्व है कि वो आप रोजाना महिलाएं जो हैं वो ये अभ्यास करें। उसके अलावा जैसे अनियमित महामारी की बात यदि हम करें तो एक अभ्यास बहुत साधारण सा अभ्यास होता है, उसे हम तितली आसन कहते हैं, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई महिलाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है जिसको हम आप रोजाना करें, जिससे आपका नियमित रूप से जो है ये सब समस्याएं जो मासिक वाली हैं ये बिल्कुल नियमित नहीं। तो देखिए तितली आसन का अभ्यास किस प्रकार से करते हैं, आकाश जी इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। तितली आसन, तितली आसन, बटरफ्लाई। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इस प्रकार से दोनों पंजों को आपको मिला लेना है। दोनों पंजों की तलवों को आपने मिला लिया और अपनी एड़ियों को जितना अंदर की ओर क्षमता अनुरूप आप रख सकें अंदर की ओर रखें और धीरे धीरे क्या करेंगे, इस प्रकार से दोनों घुटनों को आप हिलाएं, ऊपर नीचे करें। तो इससे जो है लचीलापन आता है और ये एक योग में महिलाओं के लिए सबसे ही कारगर अभ्यास है। अब इसमें एक इसी से एक जुड़ा हुआ जो अभ्यास होता है वो होता है बद्ध कोण आसन। बद्ध कोण आसन में क्या करते हैं, इसी तितली पोजीशन के अंदर हम श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे जितना क्षमता अनुरूप आगे बढ़ सकें आगे की ओर बेंड करना है आपको। रीढ़ की हड्डी की लचकता के अनुरूप जितना आगे जा सकें उतना आगे जाके और कुछ क्षणों के लिए श्वास को सामान्य रखते हुए रोक कर रखेंगे। तो इसे कहते हैं बद्ध कोण आसन। ये महिलाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद आसन है। और बाकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखें तो आप पूरी तरह से जो है मजबूत रहेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करिए जिससे संतुलन बना रहेगा, क्योंकि ऐसा देखा गया कि जैसे आजकल महिलाएं कामकाजी हैं तो उन्हें भी उतना ही तनाव है जितना पुरुषों को तनाव है। तो महिलाओं के साथ साथ आपने बच्चियां के लिए भी वो कितना बढ़िया रहोगे, क्योंकि किशोरी बालिकाओं में आप देख रहे हैं कि ज्यादा हार्मोन सारी जी की दिक्कत है, वह बामा आजकल ज्यादा देखने नहीं मिलती। बिल्कुल यही वाले अभ्यास भी किशोरियों के लिए भी ये अभ्यास करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम सुबह शाम करें 10-10 मिनट। उससे क्या हमारी जो चिड़चिड़ाहट है, जो एंग्जाइटी है महामारी के दौरान भी उससे पहले भी, तो इन सब चीज़ों का नियंत्रण जो है वो किया जा सकता है। डॉक्टर साहब योगा करे तो सब है करना भी चाहिए, पर कौन कौन सी स्थिति है कि भी आदमी योग नहीं करना चाहिए? देखिए गंभीर रोगों के में यदि हम बात करें तो योग चिकित्सा की बात आती है। तो ऐसे बहुत सारे देखिए जैसे यदि आपको कोई रीढ़ की हड्डी की गंभीर समस्या है तो या आपको जैसे गठिया की यदि हम बात करें, गठिया एक बहुत ही सामान्य रोग है, जोड़ों का दर्द। और यदि हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी उच्च रक्तचाप एक ऐसा बीमारी बहुत कॉमन समस्या है। तो उच्च रक्तचाप की यदि हम बात करें, यदि मैं दर्शकों के लिए एक अभ्यास बताता हूँ, बहुत ही साधारण सा अभ्यास है। उसके लिए आपको क्या करना है, चंद्र अनुलोम विलोम एक अभ्यास होता है। अपने सीधे नाक को बंद रख के केवल उल्टे नाक से सांस लेना और उल्टे नाक से सांस छोड़ना। ये बहुत ही उच्च रक्तचाप के अंदर अभ्यास जो है कारगर है। अब हम यदि इसी के अंदर यदि इस अभ्यास को उल्टा कर लें कि सीधे नाक से लिया सीधे नाक से छोड़ा तो नुकसान हो जाएगा। तो ये सावधानियां हमें बरतनी होती है, क्योंकि योग का कोई भी जो अभ्यास है
वो किस बीमारी में करना, किस बीमारी में नहीं करना, वो योग चिकित्सक को पता है। तो यदि आपको कोई रोग नहीं है तो आप सभी अभ्यास करें, लेकिन यदि आपको कोई रोग है या कोई आपको किसी जोड़ में, किसी रीढ़ की हड्डी में अंदर कोई नस दबी हुई है, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है कि आप किसी के निरीक्षण में या किसी योग चिकित्सक के पास जाके अभ्यासों को सीखें कि कौन कौन से अभ्यास आप करें, तो आप केवल उन्हीं अभ्यासों को करें जो आपके लिए वो सुझाव दें। जी डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आप पधारे, आपने गणा गणा रंग, गणा गणा धन्यवाद। और आकाश जी वर्मा, बहुत बढ़िया योगासन करके दिखाया आपने भी, गणा गणा रंग। और मनीषा जी, मैं तो चालता चालता दर्शक भाई बहना आई कैसी कि सब बातें की बात है योगा सबको मूल, सब बातें की बात है योगा सबको मूल। और दिनचर्या की दौड़ में योग न जाजियो भूल, दिनचर्या की दौड़ में योग न जाजियो भूल। और दर्शक भाई बहना सू मनीषा जी इजाजत लिया, बिल्कुल, राम राम सा, खमा गणेशा।